प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा और उसकी अवधारणाओं के संबंध में शुरुआत की थी। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के संबंध में हमने पहली इसकी अवधारणा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन सभी के बाज़ार मूल्यों के योग को हम जीएनपी कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। जीएनपी के माप के संबंध में हमने देखा था कि बाज़ार मूल्यों पर जीएनपी का माप करने के लिए हम सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य, निजी उत्पादन का मूल्य और सभी आर्थिक सेवाओं का कुल मूल्य, इन तीनों का योग कर लेते हैं, जिससे कि हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। व्यय दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने देखा था कि कुल उपभोग व्यय, कुल निजी विनियोग व्यय, कुल सरकारी व्यय और विशुद्ध विदेशी विनियोग, इन चारों का योग करने से हमें व्यय दृष्टिकोण पर आधारित जीएनपी प्राप्त हो जाता है। ये जीएनपी हमने बाज़ार मूल्यों पर प्राप्त किया है। अब नेक्स्ट जो अवधारणा है वो हम लेते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत जीएनपी की गणना उत्पादन कार्य में संलग्न उत्पादन के सभी साधनों को चुकाए जाने वाले पारिश्रमिक के योग के आधार पर करते हैं। यानी कि जब उत्पादन कार्य किया जाता है तो चूंकि सभी उत्पादन के साधन उसमें अपना योगदान देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो उसके बदले में उनको जो प्रतिफल प्राप्त होता है, अगर उस प्रतिफल का हम योग कर लें तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। चूँकि उत्पादन साधन के लिए ये आय है, यानी कि जो भी एक मजदूर जैसे मजदूरी प्राप्त करता है तो वो उसके लिए आय है, लेकिन उत्पादक के लिए यह पारिश्रमिक या मजदूरी लागत होती है। अतः इसे दोनों ही रूपों में हम कहते हैं, साधन लागत पर या साधन आय पर। तो साधन लागत पर जीएनपी या साधन आय पर जीएनपी एक ही बात है। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीएनपी एफसी इज इक्वल टू लगान यानी कि रेंट प्लस मजदूरी वेजेस प्लस ब्याज इंटरेस्ट प्लस लाभ यानी कि प्रॉफिट। इस तरह से उत्पादन साधनों को ये जब आय, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में प्राप्त होती है तो इनका योग करके हम जीएनपीएफसी यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त कर लेते हैं। अब पहले हमने जो देखा था जीएनपीएमपी यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और अब हम देख रहे हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों में हमें अंतर दिखाई देता है, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जीएनपीएफसी को जीएनपीएमपी में बदलने के लिए हमें इसमें मूल्यह्रास और परोक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना होगा। यानी कि जब ये आय हम लेते हैं तो इसमें मूल्यह्रास भी शामिल नहीं है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी शामिल नहीं है। अतः जीएनपी विल बी ग्रेटर देन जीएनपीएफसी, क्योंकि जीएनपीएमपी में वार्षिक मूल्यह्रास भी शामिल है और
जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन जीएनपीएफसी में ये नहीं है। अतः जीएनपीएफसी से अगर हमें जीएनपीएमपी प्राप्त करना है, यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें प्राप्त करना है, तो हम जीएनपीएफसी में मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन और अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको हम जोड़ देते हैं, तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। और अगर हम जीएनपीएमपी दिया हुआ है और अगर हमें जीएनपीएफसी निकालना है, तो ऐसी स्थिति में जीएनपीएमपी में से हम माइनस अप्रत्यक्ष कर देंगे और माइनस मूल्यह्रास कर देंगे, तो हमें जीएनपीएफसी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो धारणा के रूप में मानी जाती है, हालांकि इसमें अंतर नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो हो है सकल राष्ट्रीय आय, जिसको हम कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, जो जीएनआई के रूप में जानी जाती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक वर्ष की अवधि के दौरान अपने उत्पादन कार्य के प्रतिफल स्वरूप जो भी लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उन सभी आमदनियों के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय जो है वो इनकम फ्लो को शो करती है, आय प्रवाह को शो करती है, क्योंकि सभी आयों का यह योग होती है। अतः सकल राष्ट्रीय आय जो है बिल्कुल जीएनपीएफसी की का ही एक रूप है। जीएनआई इज इक्वल टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। अब ये कब होगा, इसमें हम ये मान्यता लेते हैं, क्या मान्यता लेते हैं कि जो भी फर्में हैं वह जीएनपी को उत्पादन साधनों में पूरा बांट देती हैं। फर्में जीएनपी को उत्पादन साधनों में पूरा बांट देती हैं, वितरित कर देती हैं। इसलिए जीएनपी बराबर जीएनआई होगा, यह इसमें मान्यता ली गई है। यानी कि हम देखें तो जीएनपीएफसी जो है वही जीएनआई के बराबर होता है। अब इसमें जो ये मैंने मान्यता ली कि जीएनपी फर्में जो जीएनपी को उत्पादन साधनों में पूरा बांट देती है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि उत्पादक फर्में जो होती हैं वह अपने समस्त उत्पादन मूल्य को साधनों में पूरा नहीं बांटती, बल्कि उसमें से कुछ भाग को वह वार्षिक मूल्यह्रास और कुछ भाग को वह सरकार को अप्रत्यक्ष करों के रूप में चुकाने के लिए रख लेती है। अतः ऐसी अवस्था में उत्पादन साधनों की आमदनियों और जीएनपी दोनों में अंतर रहेगा, यानी कि जीएनपी will be greater than GNI because GNI does not include depreciation and indirect taxes। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, GNP MP is equal to GNI is equal to लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस मूल्यह्रास। यानी कि जीएनआई में अगर हम ये दो चीज़ जोड़ देते हैं तो वह जीएनपीएमपी के बराबर होता है। अब
ये जो गणना है वह मार्केट प्राइस पर हमने देखी है। अब अगर हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकालनी है, तो वह निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GNI जो होती है वह GNPFC के बराबर ही होती है। यानी कि GNPFC को ही हम GNI के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह फर्मों की लागत के बराबर होती है। यानी कि अब अगर हम GNI को दूसरे सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसमें GNI इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस सेविंग्स। GNI इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस सेविंग्स प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन नहीं, डिस्पोजेबल इनकम प्लस नेट गवर्नमेंट टैक्सेस। यानी कि सकल राष्ट्रीय आय बराबर सकल व्यावसायिक बचतें प्लस उपभोग्य आय प्लस शुद्ध सरकारी कर। अब सकल व्यावसायिक बचतें जो हम ज्ञात करते हैं वह हम मूल्यह्रास और रोके गए लाभ इन दोनों को जोड़कर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से डिस्पोजेबल इनकम अगर हमें ज्ञात करनी है तो वह हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, तो हमें डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त हो जाती है। इसको भी आगे हम अवधारणा के रूप में देखेंगे। और उसके बाद अगर हम नेट गवर्नमेंट टैक्सेस निकालना चाहते हैं तो टोटल टैक्सेस जो होते हैं उसमें से अगर हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को निकाल दें, यानी कि कुल कर राशि में से हस्तांतरण भुगतानों को निकाल दिया जाए, तो हमें नेट गवर्नमेंट टैक्सेस प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम साधन लागत पर निकाल सकते हैं, साथ ही हम इससे जो है GNI भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम GNPM और MP इनको भी निकाल सकते हैं। यानी कि GNP MP GNPFC और GNI ये सभी धारणाएं आपस में बहुत ही जो है संबंधित हैं और एक दूसरे से जो है निकट का संबंध रखते हैं। और हमें अगर इन केस से संबंधित अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाए तो हम एक दूसरे इनको पुटअप करके जो है विभिन्न अवधारणाओं को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।